आइए शुरुआत करते हैं। हन्ना ओरेंट ये एक महिला दार्शनिक और राजनीतिक विचारक है। जर्मनी और अमेरिका की महिला दार्शनिक और राजनीतिक विचारक है। अब दोनों कंट्री का नाम क्यों आया है मित्रों? क्योंकि पहले ये जर्मनी का की नागरिकता इन्हें प्राप्त थी। शुरुआत में इनका जन्म है जो जर्मन साम्राज्य में हुआ था, जर्मन कंट्री में हुआ था, और उसके बाद इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और फिर यूएसए चली गई और फिर उन्होंने यूएसए की नागरिकता प्राप्त कर ली। इसलिए इन्होंने दोनों जगह रहकर कार्य संपादित किया है, इसलिए इसे जर्मन अमेरिकी महिला दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक कहा जाता है मित्रों। तो आइए इनके बारे में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं हन्ना ओरेंट का जन्म है जो, पहले हम परिचय इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम महत्वपूर्ण फैक्ट और क्विज पर चलेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ? 1906 में। कहां पर होता है? जर्मनी में होता। और जर्मनी में कहां पर होता है? तो जर्मनी का जो यहूदी परिवार है वहां पर इस हन्ना ओरेंट महिला का जन्म होता है मित्रों। ये आप फैक्ट नोट करिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1975 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां होती है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूएसए में इनकी मृत्यु हो जाती है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। हन्ना ओरेंट बल्यूचर। हन्ना ओरेंट को हन्ना ओरेंट बल्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका उपनाम है मित्रों। हन्ना ओरेंट को बल्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। अब बल्यूचर क्यों कहा जाता है? ये बल्यूचर कौन है? तो ये बल्यूचर हन्ना ओरेंट के पति का नाम है। बल्यूचर हन्ना ओरेंट के पति का नाम है। तो यहां तक क्लियर है। हन्ना ओरेंट को 2 शादियां करनी पड़ी थी। तो ये दूसरे पति है उनके, उनका ये नाम इन्होंने अपने पीछे लगाया है, बल्यूचर, हन्ना ओरेंट बल्यूचर। यह एक जर्मन अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थी। अधिनायकवाद से लेकर महामारी विज्ञान तक के विषयों पर उनकी कई पुस्तकों और लेखों का राजनीतिक सिद्धांत पर स्थायी प्रभाव रहा। यानी इन्होंने अधिनायकवाद, स्वराधिकारवाद, इन विषयों पर बखूबी से लिखा। और जर्मन साम्राज्य में जो नाजी पार्टी का वहां उदय हुआ, जहां पर हिटलर का जो शासन था, तानाशाही शासन, उनके बारे में इन्होंने खूब लिखा और उसके शासन की इन्होंने गंभीरतापूर्वक आलोचना की थी। और इनको व्यापक रूप से 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिकों में से एक माना जाता है। एक महिला दार्शनिक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हन्ना ओरेंट ने अपने साहित्य में उन्होंने मानव समाज में शक्ति, राजनीति, अधिनायकवाद आदि के मुद्दों को सैद्धांतिक विवरणों की व्याख्या की। यानी उन्होंने मानव समाज में शक्ति के बारे में, राजनीति के बारे में, अधिनायकवाद के बारे में, इन मुद्दों पर सैद्धांतिक विवरणों की व्याख्या प्रस्तुत की। वे जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडगर की शिष्या थी। यानी ये जर्मन दार्शनिक एक शिक्षक थे वहां के विद्यालय की, मार्टिन हाइडगर, इनकी ये शिष्या थी और मित्र भी थी। दोनों ही है, शिष्या और मित्र दोनों की भूमिका रही है मार्टिन हाइडगर की। उनका जन्म जर्मनी में एक यहूदी में हुआ था। यानी हन्ना ओरेंट का जो जन्म कहां हुआ? तो वह जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था और वे स्वयं यहूदी नरसार की साक्षी बनी। अब यह बात यहां क्यों आ रही कि वह स्वयं यहूदी परिवार में जन्मती है और यहूदी परिवार के नरसार की वो साक्षी बनती है? क्योंकि मित्रों, जब द्वितीय युद्ध का समय चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी, वहां पर जो नाजी लोग थे, जो समुदाय थी, उनके ऊपर अत्याचार किया गया और उन कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उन्हें उसके बाद अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी थी। इस प्रकार इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए क्योंकि इन्होंने उस नाजी पार्टी थी, जो नाजी शासन व्यवस्था थी, जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ इन्होंने कई पुस्तकों के माध्यम से एक आंदोलन बनाया, लोगों को जागरूक किया था। इसका और हाइडगर उनके विचरण पर काफी प्रभाव पड़ा। यानी जो इनके गुरु थे दार्शनिक, यानी मार्टिन हाइडगर, जिनकी ये शिष्या थी, उनका इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा और वे लोकतंत्र का समर्थन करती। यानी
हन्ना अरेंट लोकतंत्र का समर्थन करती है और अधिनायकवाद और उससे जन्मे सर्वसत्तावाद की धुर विरोधी थी। यानी अधिनायकवाद और उससे संबंधित सर्वसत्तावाद की जो धारणा है उसका इन्होंने विरोध किया और लोकतंत्र का ये समर्थन करती थी। अब ये हन्ना अरेंट के बारे में एक बात है कि आप एक कल्पना कीजिए, एक यहूदी शरणार्थी की कल्पना कीजिए कि आप 1930 के दशक में जर्मनी में रहने वाली एक युवा यहूदी महिला है। आप ये कल्पना कीजिए कि एक यहूदी शरणार्थी की कल्पना कीजिए कि आप 1930 के दशक में जर्मनी में रहने वाली एक युवा यहूदी महिला है और एक प्रोफेसर के रूप में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होने पर, यानी आप वहां रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है और फिर आप वहां पर कई पुस्तकों का संपादन करते हैं उस शासन के खिलाफ, शासन व्यवस्था के खिलाफ, फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहां तक कि गेस्टापो द्वारा थोड़ी देर के लिए जेल में भी डाल दिया जाने के बाद, यानी हन्ना अरेंट को जेल में डाल दिया गया था और आप नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए पेरिस भाग गई। अब देखो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था उस वक्त, यानी लगभग 1900, यानी द्वितीय विश्व का टाइम पीरियड था, उसके दौरान हन्ना अरेंट के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था क्योंकि यह उग्र आंदोलन खड़ा कर दिया था नाजी पार्टी के खिलाफ इन्होंने। तो इनके ऊपर जो भी अत्याचार किया जा रहा था, इनकी पुस्तकों को प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा था, तब इन्होंने एक रास्ता ढूंढा और यह पेरिस भाग गई। यानी नाजी पार्टी के उत्पीड़न और उनके अत्याचारों से बचने के लिए हन्ना अरेंट ने एक तय किया और ये कहां चली गई, यह पेरिस यानी फ्रांस चली गई थी मित्रों। द्वितीय विश्व के दौरान हन्ना अरेंट नाजी शासन व्यवस्था से बचने के लिए कहां चली गई, फ्रांस यानी पेरिस चली गई थी। वहां पर इन्होंने कुछ समय बिताया। 1937 का टाइम पीरियड है जब यह जर्मनी से निकल जाती है पेरिस की तरफ और पेरिस भाग गई और बाद में आप संयुक्त राज्य में पहुंच गई, यानी यूएसए में चलेगी और कुछ समय तक ही पेरिस फ्रांस में रही और उसके बाद वहां से यह अमेरिका चली गई, न्यूयॉर्क में चली गई थी मित्रों। 1941 में हन्ना अरेंट है जो पेरिस फ्रांस से यूएसए चली गई थी, जहां पर आपको अतः अपने विश्व विचारों को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिला। अब पेरिस और फ्रांस में उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया गया, वहां पर इन्होंने अपनी पुस्तकों का जो प्रकाशन का कार्य है वो इन्होंने संपादक का कार्य जारी रखा और अपने विचार खुलकर व्यक्त किए, इस देश दुनिया के समक्ष लेके आई है हन्ना अरेंट। तो यहां तक जरूर आपको समझ में आई होगी हमारी बात, या आप वीडियो को आसानी से रोककर इस स्लाइड को भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो यह जर्मनी से पेरिस फ्रांस की ओर चली जाती है जर्मनी के अत्याचार से बचने के लिए, कुछ समय के लिए पेरिस में रहती है और उसके बाद 1941 में अमेरिका चली जाती है और मृत्यु तक अमेरिका यानी न्यूयॉर्क शहर में ही वहां रहती है और उसको वहां नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब यहां हन्ना अरेंट का एक कथन आता है, हो सकता है यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, मैं उन लोगों के लिए नहीं लिखती जो पढ़ते हैं, मैं खुद के लिए लिखती हूं। यह उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों के लिए नहीं लिखती जो पढ़ते हैं, मैं खुद के लिए लिखती हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह बिना किसी बाधा और पूर्वग्रह के सोचती, थिंकिंग विदाउट बॉर्डर्स, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं थी, वह अपने खुलकर अपने विचारों को दुनिया के सामने पेश कर रही थी। तो यह उसका एक कथन है, आपकी एक नजर इस पर होनी चाहिए। हम आगे और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं हन्ना अरेंट की जो प्रमुख कार्य है उनके ऊपर। हन्ना अरेंट की प्रसिद्ध रचना द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, यह इनकी पुस्तक है, अधिनायकवाद की मूल, जिसमें उन्होंने नाजियों और स्टालिन के संदर्भ में शक्ति पर चर्चा की है। यानी जो नाजी व्यवस्था थी और स्टालिन का जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में इन्होंने, उनकी शक्तियों और उनका जो एक शासन था उनके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है। और चर्चा क्यों की है, क्योंकि ये दोनों ही पश्चिमी दुनिया के शत्रु थे, यानी स्टालिन और नाजी है, ये दोनों ही पश्चिमी दुनिया के शत्रु थे और इसलिए हन्ना अरेंट पर इन्होंने आरोप लगाया कि शीत युद्ध के विचारक होने का आरोप लगाया गया कि हन्ना अरेंट है ये शीत युद्ध की विचारक है और उनका समर्थन करती है शीत युद्ध का, और अमेरिका और इनका समर्थन कर रही है। इसके ऊपर इन्होंने हन्ना अरेंट के ऊपर यह आरोप भी लगाया, यानी हन्ना अरेंट पर शीत युद्ध की विचारक होने का आरोप लगाया, क्योंकि इन्होंने इस नाजी शासन व्यवस्था और स्टालिन के संदर्भ में
इन्होंने जो एक शक्ति के रूप में जो कार्य किया, अत्याचार किया, जो इनकी शासन व्यवस्था थी, उनके बारे में काफी कुछ लिखा है। अधिनायकवाद हिटलर और स्टालिन जैसे नेता सत्ता में कैसे आए, यानी इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि अधिनायकवाद हिटलर और स्टालिन जैसे नेता सत्ता में कैसे आए, यानी राजनीति में इनका कदम किस प्रकार रखा, यह समझने की उनकी खोज में ऑरेंट ने 1951 में लिखी अपनी पहली पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, यानी उन्होंने कहा कि हिटलर जैसे और स्टालिन जैसे नेता सत्ता में किस प्रकार आए, और इसको समझने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 1951 में, आप इसे नोट करिएगा, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म। और इसमें उन्होंने अपने दोनों राजनीतिक आंदोलनों पर शोध किया। उनका मानना था कि समाज को बौद्धिक कारणों से आगे आने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जो समाज है उसके बौद्धिक यानी मानसिक रूप से आगे आने की जरूरत है। इस आधुनिक अधिनायकवादी नेताओं की सफलता हालांकि ऑरेंट ने समझने की कोशिश की लेकिन उसने इस अधिनायकवादी शासनों की निंदा भी की, यानी उन्होंने उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसको समझा और उसके बाद उनकी आलोचना भी की और लोगों को जागरूक भी किया। और पुस्तक में दिए गए तर्क, बुद्धि और पीड़ा के अनुभव को दर्शाते हैं, यानी हन्ना अरेंट के जो तर्क है, इनके बुद्धि के ऊपर इन्होंने और पीड़ा है इनकी, वो इस पुस्तक में भली भांति प्रकट होते हैं। वहां की शासन व्यवस्था और वहां के जो नागरिकों का जीवन था, यहूदियों का जो जीवन था, उनके ऊपर किस प्रकार अत्याचार हुए, ये सब वहां बखूबी से इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से यह पता होना चाहिए कि यह पुस्तक किसकी है और कब प्रकाशित हुई। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, हन्ना अरेंट 1951, जिसमें इन्होंने हिटलर और स्टालिन जैसे नेताओं के बारे में चर्चा की, अधिनायकवाद के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इनकी पुस्तक आती है ऑन ह्यूमन कंडीशन, मानव स्थिति पर। 1958 में यह प्रकाशित होती है, संपादित होती है, और इसमें इन्होंने मानव स्थिति के बारे में वर्णन किया है। एक्टिव लाइफ, सक्रिय जीवन के बारे में भी इसमें इन्होंने विचार प्रकट किए हैं। श्रम है, कार्य है और क्रिया की मूल विचारों की जांच करने के वाले एक सिद्धांतों का अध्ययन इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी श्रम क्या है, मजदूरी, कार्य किस प्रकार किया जाए, क्रिया के किस प्रकार मानव क्रिया संपादित करता है इस देश दुनिया में और अपने समाज में और अपने जीवन में, उसके बारे में जो विचार है वो इस पुस्तक में उनका एक सैद्धांतिक अध्ययन इस पुस्तक में इन्होंने प्रकट किया है, हन्ना अरेंट ने, ऑन ह्यूमन कंडीशन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मानव स्थिति, श्रम, कार्य और क्रिया, इनके मूल विचार है जो ऑन ह्यूमन कंडीशन में संपादित यानी लिखित है। तो 1958 में ये इनकी दूसरी पुस्तक आती है। इसके अलावा भी इनकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तकों का हमने यहां संकलन किया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हन्ना अरेंट के अन्य कार्यों में, अन्य पुस्तकों की यदि बात करें तो पास्ट एंड फ्यूचर 1961 में संपादित होती है, प्रकाशित होती है, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद इनकी है ऑन ड्यूरेशन, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है, ऑन ड्यूरेशन 1963। और उसके बाद आती मैन इन डार्क टाइम्स, मैन इन डार्क टाइम्स 1968 में। इनका क्रम भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा इनका क्रम। पास्ट एंड फ्यूचर 1961, ऑन ड्यूरेशन 1963, मैन इन डार्क टाइम 1968, ऑन वायलेंस, ये भी बहुत काफी चर्चित पुस्तक रही है, 1970 में प्रकाशित होती है। और उसके बाद क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक, क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक 1972 में यह पुस्तक भी इनकी प्रकाशित होती है। अब हन्ना अरेंट की क्या है, 1975 में मृत्यु हो जाती है न्यूयॉर्क में एक बीमारी के कारण। और उसकी अधूरी पांडुलिपि, यानी जब इसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी लेखन कार्य इन्होंने निरंतर जारी रखा था अपनी मृत्यु के अंत तक। और इनकी अधूरी पांडुलिपि थी द लाइफ ऑफ माइंड, ये आप महत्वपूर्ण बुक है। द लाइफ ऑफ माइंड को उसकी सहेली यानी उसके मित्र हन्ना अरेंट की संवाददाता मेरी मैकार्थी ने संपादित किया। मित्रों, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आप नोट करिएगा। यानी हन्ना अरेंट की जो अधूरी पांडुलिपि थी, द लाइफ ऑफ माइंड को उसकी सहेली और संवाददाता मेरी मैकार्थी ने संपादित किया और 1978 में प्रकाशित होती है। द लाइफ ऑफ माइंड इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली रचना है।
इनकी मृत्यु के 3 साल बाद प्रकाशित होती है। मृत्यु हो जाती है 1975 में, और उसके बाद 1978 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, द लाइफ ऑफ माइंड। किसने पूरा किया? मेरी मैकार्थी ने। कौन थी? उसकी शैली और स्वादाता थी। यहां तक जरूर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इस लाइक करें और शेयर भी करेगा मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें यह मोटिवेशन प्राप्त हो, अभिप्रेरणा मिले कि हमारे द्वारा जो दिया जा रहा विषय वस्तु आपके समक्ष लाई जा रही है निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण, किसी भी भेदभाव के बिना। हमारा जो प्रयास है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां तक हमने बात की है हन्ना अरेंट के बारे में। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम शॉर्टकट एक और स्टडी करेंगे। इनका जन्म तो आप देख सकते हैं 1906 में लिंडे लीमर पर्शियन होनावर जर्मन एम्पायर में हुआ था, यानी जर्मन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ, पर्शियन हेनोवर। और इनकी मृत्यु मैनहट्टन न्यूयॉर्क नगर यूएसए में हुई है। यहां से महत्वपूर्ण बात है, इनका जन्म कहां हुआ? तो जर्मनी में हुआ। मृत्यु कहां हुई? यूएसए में हुई। ये बड़े बड़े लेवल पर आप इसे याद रख सकते हैं। और इनका स्मारक यानी समाधि बोर्ड है, जो इनके नाम पर एक कॉलेज भी बनी हुई है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और इनका अन्य नाम है हन्ना अरेंट ब्लूचर। अब इनका जन्म 1906 में हुआ, तो इन्हें नागरिकता कहां की प्राप्त हुई थी? जन्म से ही जर्मनी की नागरिकता प्राप्त हुई। और 1906 से 1937 तक इनको जर्मनी की नागरिकता प्राप्त रही, क्योंकि 1937 में यह जर्मनी को छोड़ देती है नाजी पार्टी के अत्याचार के कारण, और उसके ऊपर आरोप लगे, उसके कारण जर्मनी को छोड़कर यह 1937 से 1941 की अवधि तक यह पेरिस फ्रांस में रहती है और राज्यविहीन हो जाती है, यानी कोई भी नागरिकता नहीं इसके पास। पेरिस में रहती है इस अवधि के लिए। 1937 से 1941 तक कहां रहती है? पेरिस यानी फ्रांस में रहती है और वहां पर कुछ कार्य करती है। और इसके बाद 1941 में अमेरिका चली जाती है, और अमेरिका में इसे 1950 से नागरिकता प्राप्त हो जाती है, यानी दूसरी नागरिकता इसे कहां मिली? यूएसए में मिली। यूएसए की नागरिकता इन्हें प्राप्त है, और फिर यह अंत तक यानी मृत्यु तक यूएसए में ही रहती है। तो यह आप दोनों याद रखेगा। इनका जन्म हुआ है जर्मन साम्राज्य में, और इनकी मृत्यु हुई है अमेरिका में। पहले इन्हें नागरिकता प्राप्त थी जर्मनी की, और अंत में जो इन्हें नागरिकता प्राप्त थी वो थी यूएसए की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे डायरेक्ट। आपके समक्ष सवाल है। यदि आपने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आप इस टॉपिक को भी जरूर पढ़िएगा, आपके पास जो भी विषय वस्तु उसके आधार पर। और इन सवालों को जब भी आप पढ़ाई करते तो आप प्रत्येक लाइन से अपना सवाल बनाएगा, प्रत्येक लाइन से प्रत्येक टॉपिक से अपने आप में सवाल खड़े करेगा, यहां से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो यहां पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, अपनी दीनहीन सुनवाई के दौरान हन्ना अरेंट ने किस दार्शनिक से बात की थी? अब दीनहीन सुनवाई का मतलब है कि जब इनके ऊपर, जब ये जर्मनी में थी, जब इनके ऊपर नाजी शासन व्यवस्था के विरोध के जो आरोप लगे, इनके ऊपर इन्हें जेल में डाल दिया गया था, और इनके ऊपर इनकी पुस्तकें थी उन्हें प्रकाशित नहीं होने दिया गया था, और इनका जो शोषण किया जा रहा था, उस दौरान वो उसे दीनहीन सुनवाई के नाम से संपादित किया जा रहा है कि दौरान हन्ना अरेंट ने किस दार्शनिक से बात की थी, यानी इसका सहयोग किसने किया उस वक्त जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, इनके खिलाफ मुकदमे लिए जा रहे थे, इन्हें जेल में डाल दिया जा रहा था, तब इन्होंने किस दार्शनिक से बात की या इनका सहयोगी कौन था? यह सवाल ये कह रहा है। अल्फ्रेड बेहुमलर, कार्ल श्मिट, मार्टिन हाइडगेर, अल्फ्रेड रोजनबर्ग। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। मार्टिन हाइडगेर, जो एक महिला दार्शनिक, एक शिक्षिका थी और इनकी मित्र भी थी, और हन्ना अरेंट इसकी क्या है? शिष्या है। मार्टिन हाइडगेर की हन्ना अरेंट क्या है? शिष्या है, और मित्र और शिष्या दोनों रूपों में इनकी भूमिका रही है मार्टिन हाइडगेर की। तो उन्होंने इनको सहायता प्रदान की थी, इनके विचारों को इन्होंने और प्रोत्साहित किया था मार्टिन हाइडगेर ने। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। 2 नंबर आपके समक्ष क्वेश्चन रहा, हन्ना अरेंट की कौन सी पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है।
अधिनायकवाद की उत्पत्ति, मानव स्थिति, हिंसा पर ऑन वायलेंस, द लाइफ ऑफ द माइंड। हन्ना अरेंट की कौन सी पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? यह रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। अधिनायकवाद की उत्पत्ति, मानव स्थिति, हिंसा पर ऑन वायलेंस, द लाइफ ऑफ द माइंड। अभी हमने चर्चा की थी, ऑप्शन 4 राइट होगा। द लाइफ ऑफ द माइंड कब प्रकाशित होती है? 1978 में प्रकाशित होती है। और यह वो पुस्तक है जो हन्ना अरेंट मृत्यु के समय अधूरी छोड़कर चले गए थे। और इसको पूरा किसने किया है? इसे पूरा किया है उनकी सहेली और संवाददाता मेरी मैकार्थी ने। किसने? मेरी मैकार्थी ने इस पुस्तक को पूरा किया था, जो एक उनकी सहेली और संवाददाता थी, जो इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई है। मृत्यु कब हुई? 1975 में। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल। वैसे ये सभी पुस्तकें इस हन्ना अरेंट की है। अधिनायकवाद की उत्पत्ति 1951, मानव स्थिति 1958, ऑन वायलेंस 1970 और यह आपकी 1978 मृत्यु के पश्चात। यह आप क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। हमने काफी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है मित्रों। आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दें, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट वीडियो सीरीज में एक और महत्वपूर्ण विचार पर बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। हन्ना अरेंट ने किस प्रसिद्ध दार्शनिक वाक्यांश का निर्माण किया? यानी उन्होंने किस प्रसिद्ध दार्शनिक वाक्यांश का निर्माण किया है? विच फेमस फिलोलॉजिकल फ्रेज डिड हन्ना अरेंट क्रिएट? भगवान मर चुका है, नैतिकता का स्वर्णिम नियम, मुझे लगता है कि इसलिए मैं हूं, बुराई की भयावहता, गॉड इज डेड, गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स, आई थिंक देयरफॉर आई एम, द बाइनलिटी ऑफ इविल। यानी हन्ना अरेंट ने किस प्रसिद्ध दार्शनिक वाक्यांश का निर्माण किया? तो 3 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हमने इस इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए लिया कि आपको कुछ डिफरेंस हो तो आप आसानी से दोनों को देख सकते हैं। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, बुराई की भयावहता, द बाइनरिटी ऑफ इविल। द बाइनरिटी ऑफ इविल शब्द, इस शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया, दार्शनिक वाक्यांश का यह कथन उन्होंने उपयोग में किया था। यह उन्होंने क्यों किया था इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा। इनकी एक पुस्तक आती है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका 4 राइट होगा। बुराई की भयावहता, इस शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है हन्ना अरेंट ने। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर। हन्ना अरेंट ने निम्न में से किसको मानव प्रकृति के लिए मौलिक माना था? हन्ना अरेंट ने निम्न में से किसको मानव प्रकृति के लिए मौलिक माना है? सक्रिय जीवन, अधिनायकवाद, उत्पीड़न, साम्राज्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल है मित्रों। हन्ना अरेंट ने निम्न में से किसको मानव प्रकृति के लिए मौलिक माना है? सक्रिय जीवन, अधिनायकवाद, उत्पीड़न, साम्राज्यवाद। क्या होगा 4 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें। तो इस 4 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, सक्रिय जीवन, एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ, सक्रिय जीवन के बारे में हन्ना अरेंट बात करते हैं ऑन ह्यूमन कंडीशन में। ऑन ह्यूमन कंडीशन बुक है, 1958 में प्रकाशित होती है। उसमें हन्ना अरेंट इसके बारे में बात करते हैं, सक्रिय जीवन, एक्टिव लाइफ के बारे में। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, यानी मानव प्रकृति के लिए मौलिक माना है एक्टिव जीवन को, सक्रिय जीवन को, बौद्धिक जो विचारशीलता है, तर्क शक्ति है उसको। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इन सभी का इन्होंने विरोध किया, अधिनायकवाद, उत्पीड़न और साम्राज्यवाद। 5 नंबर सवाल आपके समक्ष है। नाजी युद्ध के अपराधी के मुकदमे की उसकी कवरेज के आधार पर कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश हन्ना अरेंट के लिए जाना जाता है? यानी नाजी युद्ध अपराधी के मुकदमे की उसकी कवरेज के आधार पर कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश हन्ना अरेंट के लिए जाना जाता है? बुराई की दावत, अधिनायकवाद की बुराई, ईचमैन की बुराई, प्रूस का प्रूस्तव। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपके समक्ष है। नाजी युद्ध की अपराधी के मुकदमे की उसकी कवरेज के आधार पर कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश हन्ना अरेंट के लिए जाना जाता है? बुराई की दावत,
अधिनायकवाद की बुराई, ईच मैन की बुराई, पुरुष का पुरुषत्व। तो गैस करिएगा आप 5 नंबर सवाल का राइट आंसर है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा, बुराई की दावत। बुराई की दावत। नाजीयुद्ध अपराधी के मुकदमे की उसकी कवरेज के आधार पर कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश हन्ना ओरेंट के लिए जाना जाता है? बुराई की दावत इस शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर रही। ये हन्ना ओरेंट ने कांगिसबर्ग पर्सिया में अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया किस प्रसिद्ध दार्शनिक का जन्म स्थान है? हन्ना ओरेंट ने कांगिसबर्ग पर्सिया में अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया किस प्रसिद्ध दार्शनिक का जन्म स्थान है? वाल्टर बेंजामिन, इमैनुएल कांट, कार्ल जस्पर्स, फ्रेडरिक नीत्शे। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। क्या होगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन भी आपके समक्ष रहे। इस सवाल का ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट है, उनका ये जन्म स्थान है कांगिसबर्ग पर्सिया, जहां पर इनका हन्ना ओरेंट का भी वहां पर काफी समय गुजरा था बचपन का। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। ऑप्शन 2 इमैनुएल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। हन्ना ओरेंट के लिए वह कौन सा वर्ष है जिसमें अमेरिका गई? यानी किस वर्ष यह अमेरिका चली गई थी हन्ना ओरेंट? 1935, 1938, 1941, 1945। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो 7 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट हुआ। 1941 में ये यूएसए चली गई थी, यूएसए। और 1937 में ये पेरिस फ्रांस चली गई थी। 1937 में पेरिस फ्रांस चली गई, जर्मनी से पेरिस चली गई फ्रांस 1937 में। और उसके बाद 1937 से 1941 तक पेरिस में रहती है और 1941 में ये अमेरिका चली जाती है। और फिर 1950 में इसे अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और फिर ये न्यूयॉर्क शहर में बस जाती है और फिर ये आजीवन यानी मृत्यु तक 1975 तक मृत्यु तक अमेरिका में ही रहती है और वहां पर अपना कार्य संपादित करती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन हन्ना ओरेंट विद्वान के कामों में से एक नहीं है? यानी हन्ना ओरेंट के जो पुस्तकें हैं उनमें से कौन सी एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हन्ना ओरेंट विद्वान के कामों में से एक नहीं है? मैन ऑफ डार्क टाइम्स, बीइंग एंड टाइम, मानव स्थिति, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ एविल। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले जो हमारी 1000 एमक्यू सीरीज चली उसमें हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में चर्चा की थी। आज एक बार पुनः इसके बारे में चर्चा करते हैं। हन्ना ओरेंट की जो ये पुस्तकें हैं उनका कार्य है, इनमें कौन सी हन्ना ओरेंट की कृति नहीं है जिस पर हन्ना ओरेंट ने कार्य नहीं किया है? मैन ऑफ डार्क टाइम्स, बीइंग एंड टाइम, मानव स्थिति, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ एविल। तो इस सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। बीइंग एंड टाइम यह हन्ना ओरेंट की पुस्तक नहीं है, सही नहीं है। बाकी मैन ऑफ डार्क टाइम यह 1978 में प्रकाशित होती है। सॉरी, मैन ऑफ डार्क टाइम है यह 1968 में प्रकाशित होती। कब? 1968 में। 1968 में मैन ऑफ डार्क टाइम प्रकाशित होती है। और मानव स्थिति यह 1958 में, ऑन ह्यूमन कंडीशन, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ विल, यह 1963 में प्रकाशित होती है। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है, शॉर्टकट नाम है ईच मैन इन जेरूसलम, यानी 1963 में यह प्रकाशित होती है। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। हो सकता है कि इस पुस्तक का पूरा नाम आपको परीक्षा में पूछा जाए, कभी कभार पूरा नाम भी पुस्तक का पूछा जा सकता है। तो शॉर्टकट नाम है ईच मैन इन जेरूसलम। पूरा नाम क्या है? तो ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ विल, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ विल। यह इस ईच मैन इन जेरूसलम पुस्तक का पूरा नाम है, 1963 में प्रकाशित होती है। और ईच मैन यह कौन है यह हमें जानना जरूरी है मित्रों। बार बार नाम आ रहा है ईच मैन इन जेरूसलम। ईच मैन द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जर्मनी में जो नाजी शासन व्यवस्था थी उस टाइम एडोल्फ ईचमैन, ईचमैन का पूरा नाम है एडोल्फ ईचमैन,
ये एक जर्मन सैन्य अधिकारी है। कौन है? एडोल्फ ईचमैन एक जर्मन सैन्य अधिकारी है और इसे द्वितीय युद्ध के दौरान जो नाजी समुदाय है जर्मनी का, नाजी समुदाय का उनके संरक्षण का जो जिम्मा है जो इस ईचमैन को सौंपा गया था। द्वितीय युद्ध के दौरान नाजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत एडोल्फ ईचमैन, ईचमैन का पूरा नाम है एडोल्फ ईचमैन, ओटो एडोल्फ ईचमैन इनका पूरा नाम है, और इनको वहां के एक विभाग का प्रमुख बनाया गया था। नाजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक विभाग है यहूदी विभाग, यहूदी संरक्षण विभाग, उसका इन्हें प्रमुख बनाया गया और उसके ऊपर यह दायित्व था कि वह इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर यह कार्रवाई करे और समाधान ढूंढे, और उनको इस द्वितीय युद्ध के दौरान उनके प्रवास से संबंधित जो समस्या है, इनको कहां पर बसाना है, वो जिम्मा इस ईचमैन के ऊपर था। लेकिन द्वितीय युद्ध हो रहा था तो अत्यधिक संख्या में नाजी लोगों की वहां हत्या की गई और उन्हें अन्य अन्य स्थानों पर भागना पड़ा, प्रवास करना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, और इसके लिए इस एडोल्फ ईचमैन पर भी आरोप लगाया गया और इसे अंत समय में इसे भागना पड़ा और इसको जेरूसलम जहां पर यह पकड़ा गया और इन्हें वहां फांसी की सजा हुई। और इसके ऊपर हन्ना ओरेंट ने इसके ऊपर अपने विचार लिखी है और इसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हन्ना ओरेंट ने ईचमैन पर, यानी एडोल्फ ईचमैन एक जर्मन सैन्य अधिकारी है और इसके ऊपर उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया उसके ऊपर हन्ना ओरेंट ने एक पुस्तक लिखी है मित्रों। यह थी ईचमैन इन जेरूसलम ए रिपोर्ट ऑन द बेनिग्निटी ऑफ एविल, जिसे हिंदी में इसे बेनिग्निटी ऑफ एविल का मतलब है बुराई की भयावहता, यानी ईचमैन पर इतनी बुराई की गई कि उन्होंने सही कार्य करते हुए भी उनके ऊपर अत्याचार किया गया। और यह पुस्तक 1963 में प्रकाशित हुई है हन्ना ओरेंट के द्वारा, जो एडोल्फ ईचमैन पर लिखी गई है, जो जर्मन का एक सैन्य अधिकारी था द्वितीय युद्ध के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहां तक आपको जानकारी जरूर समझ में आई होगी। द ह्यूमन कंडीशन किसकी पुस्तक है? बहुत ही इजी सवाल है, हमने अभी चर्चा की है। हन्ना ओरेंट, फ्रेंच फनान, मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एक राइट होगा, हन्ना ओरेंट की है, 1958 में प्रकाशित होती है। मानव स्थिति, द ह्यूमन कंडीशन और एक्टिव लाइफ के बारे में इसमें चर्चा करता है हन्ना ओरेंट, सक्रिय जीवन के बारे में। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये हन्ना ओरेंट को ना तो उदारवादी विचारक कहा जाता है ना इन्हें समाजवादी विचारक। नेक्स्ट रीजन है आर है, हन्ना ओरेंट के विचारों को राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ए आर दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य परंतु आर असत्य है, ए सत्य परंतु आर सत्य है। क्या होगा कथन और कारण आपके समक्ष है। राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है मित्रों। ऑप्शन ए कह रहा है कि हन्ना ओरेंट को ना तो उदारवादी विचारक कहा जाता है ना इन्हें समाजवादी विचारक कहा जाता है। क्या ये सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे। और रीजन है हन्ना ओरेंट के विचारों को राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि ऊपर कह रहा है कि हन्ना ओरेंट को ना तो उदारवादी विचारक कहा जाता है ना इन्हें समाजवादी विचारक कहा रहा है, यानी इन्हें किसी भी प्रकार का विचार होने का श्रेय नहीं दिया जा रहा है, इन्हें परंपरागत श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन कथन आर है, यह भी सही है कि हन्ना ओरेंट के विचारों को राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें उदारवादी विचारक भी नहीं कहा जा रहा है और न ही उन्हें समाजवादी विचारक कहा जा रहा है। तो मित्रों आज हमने हन्ना ओरेंट के बारे में महत्वपूर्ण कीनोट, फैक्ट एंड क्विज के बारे में चर्चा की। आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास किस प्रकार लगा, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद। जय भारत।